हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पोर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चंस जो कि मध्य प्रदेश पटवारी के एग्ज़ाम में भी कंप्यूटर आना है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, एमपीपीएससी हो या अन्य परीक्षाएं। कंप्यूटर एक कॉमन सब्जेक्ट है जो पूछा ही जाता है। तो कंप्यूटर के हम जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले सालों के एग्ज़ाम में और जिन क्वेश्चन की आने की संभावना है, हम उनकी सीरीज़ शुरू करेंगे एमसीक्यूज़ की। क्योंकि आप कंटेंट तो आप पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपने एमसीक्यूज़ नहीं लगाए हैं तो फिर आपको थोड़ी एग्ज़ाम में डिफ़िकल्टीज़ होती है। और अब कंप्यूटर के क्वेश्चन वही कॉमन क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ गया है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हम बहुत ही अच्छे से कंप्यूटर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंप्यूटर सर्वर किसके द्वारा जुड़े होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं नेटवर्क के द्वारा, सुपर कंप्यूटर के द्वारा, मेन फ्रेम के द्वारा या क्लाइंट के द्वारा। तो सर्वर किसके जुड़े होते हैं? सर्वर किससे जुड़े हुए होते हैं? तो सर्वर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। याद रखिएगा, सर्वर किसके द्वारा जुड़े होते हैं? नेटवर्क के द्वारा जुड़े होते हैं। किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी सूचना को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? मॉनिटर का इस्तेमाल किया जाता है, प्रोजेक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, टच स्क्रीन, कायोस्क या फिर कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा टच स्क्रीन कायोस्क। इसको याद रखिएगा। फिर बहुत सारी बार देखिए एमपीपीएससी 2008 में ये एग्जाम पूछा गया है और इसके बाद भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है? तो ये केरला में साक्षरता अधिक है, तो कंप्यूटर साक्षरता भी यही होगी। तो पहला कंप्यूटर लिटरेट जो राज्य है वो है केरल, और केरल का कौन सा जिला है? तो मामल्लपुरम। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ पर स्थापित किया गया? तो भारत का पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया सीएसओ कोलकाता, जो सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में पहला कंप्यूटर स्थापित किया गया था। सीपीयू जो कंप्यूटर का जैसे दिमाग कहा जाता है, तो सीपीयू का वह भाग जो अन्य कंप्यूटरों के कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, मदरबोर्ड, कंट्रोल यूनिट, कोऑर्डिनेशन बोर्ड या ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो याद रखिएगा कि जो कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट को कोऑर्डिनेट करता है वो होता है ALU, जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसको आपको याद रखना है। फिर कंप्यूटर में जो आईसी चिप होती है, कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है, जो एक छोटी सी जो चिप रहती है जिसमें क्या रहती है, उसी में सारी जो जानकारी रहती है वो स्टोरेज हो जाती है। याद रखिएगा जो चिप है तो वो चिप किसकी बनी होती है? क्रोमियम की, सिलिका की, आयरन की या सिलिकॉन की? तो आपको याद रखना है कि जो वो चिप होती है उसे वो किसकी बनी होती है? वो सिलिकॉन की बनी होती है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आया है। किसी फ्लॉपी डिस्क का साइज क्या होता है? 4.5, 3.25 या 3.5 या 5.5? तो जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसका जो साइज होता है वो 3.5 होता है। इसको याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉडेम आदि आदि डिवाइस और किस नाम से जानी जाती हैं? तो ये डिवाइस क्या कहलाती हैं? पेरीफेरल डिवाइस कहलाती हैं। ये आपको याद रखना है। फिर बैंकिंग लेन देन में ECS इस तरीके के फुल फॉर्म पूछे जाते हैं जो एब्रीविएशन है कंप्यूटर में। तो ECS का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ जो सही आंसर है वो बता रही हूँ। SSC में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो ECS इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड। एक्सचेंज क्लियरिंग स्टैंडर्ड, याद रखिएगा ECS। फिर कंप्यूटर के प्रमुख तकनीकी कार्य में शामिल है, तो क्या 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 शामिल है? कंप्यूटर क्या क्या काम करता है? तो डेटा का संकलन करता है, मतलब डेटा का कलेक्शन करता है। फिर निवेशन करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। और फिर डेटा का संचयन करता है, मतलब डेटा को संचय करने का काम करता है। डेटा रिसोर्स तथा इंफॉर्मेशन का निर्गमन और पुनर्गमन। तो जो इंफॉर्मेशंस होती है उसको क्या किया जाता है? उसको भी स्टोर किया जाता है। फिर विपणन, मतलब जो तकनीकी कार्य, मतलब जो विपणन है, जो हिसाब किताब रखते हैं हम, जो डेटा की गणना करते हैं, तो ये सारे काम जो है वो कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं।
फिर कंप्यूटर की जो क्षमता है वो कैसी है, सीमित है, असीमित है, निम्न है, उच्च है, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सीमित है, मतलब लिमिटेड है। जितनी मेमोरी होगी उतना ही कंप्यूटर स्टोरेज कर सकता है, उससे अधिक नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर की जो कैपेसिटी है वो कैसी है, लिमिटेड है। फिर प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है, तो प्रोसेस डेटा को क्या कहा जाता है, इनपुट कहते हैं, आउटपुट कहते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, ऑल ऑफ दीज। तो आंसर है आउटपुट बोलते हैं। फिर कच्चे तथ्य मतलब जो रॉ फैक्ट्स होते हैं बताता है, जबकि ब्लैंक से डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो देखिए जो रॉ रॉ फैक्ट हैं, देखिए जो डाटा है वो क्या है, कच्चे तथ्य बताता है। लेकिन जो तो डाटा क्या है, डाटा तो अब कुछ भी हो सकता है, वो चीज़ वो वेरीफाई है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, आप नहीं बता सकते। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो डाटा होता है वो क्या है, रॉ फैक्ट बताता है। जबकि जो सूचना होती है, अगर वो डाटा वेरीफाई है, वो किसी संस्था के द्वारा जारी किया गया है, मतलब वो क्या बन गई है, इंफॉर्मेशन बन गई है। तो ये इंफॉर्मेशन अर्थपूर्ण बताती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सभी आर्थिक और गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं कंप्यूटर में होते हैं। तो प्रणाली बोर्ड में होते हैं, सीपीयू में होते हैं। इसको छोड़ दीजिए, क्वेश्चन कुछ इधर उधर हो गया है। फिर ये वाला हम पढ़ चुके हैं। पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिंग लाइनों के आपस में जुड़े होते हैं। तो इन लाइनों को क्या कहा जाता है, आईबीपीएस का क्वेश्चन है, उन्हें कनेक्टर्स कहा जाता है। जो फिर से पढ़ते हैं कि जो पर्सनल कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर विभिन्न घटक जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग लाइन आपस में सेट रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कनेक्टर्स कहा जाता है। फिर VIOS का फुल फॉर्म क्या है, ये भी SSC CGL का क्वेश्चन है। VIOS जिसे हम बायोस बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखिएगा BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, इसको याद रखना है। फिर जो इंटरप्ट है, तो इंटरप्ट जो इनपुट आउटपुट ड्राइवर के द्वारा शुरू किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, इंटरनल एक्सटर्नल होते हैं, वो सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑल ऑफ दीज होते हैं। तो इंटरनल होते हैं। जो इंटरप्ट होते हैं आउटपुट या इनपुट ड्राइवर के द्वारा शुरू किए जाते हैं तो वो क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। फिर एनालॉग सिग्नल की तुलना में डिजिटल सिग्नल कैसे होते हैं, तो एनालॉग सिग्नल की तुलना में जो डिजिटल सिग्नल होते हैं वो तेज होते हैं, इसको याद रखिएगा। फिर कंप्यूटर किसके जरिए सूचनाओं को प्रोसेस करता है, तो कंप्यूटर मल्टीमीडिया के जरिए प्रोसेस करता है, वर्ड के द्वारा करता है, कैरेक्टर के द्वारा करता है कि नंबर के द्वारा करता है। तो आपको पता होगा कि कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर केवल एक लैंग्वेज समझता है और वो होती है बाइनरी लैंग्वेज, जिसमें 0 और 1 होते हैं, मतलब क्या है, नंबर के द्वारा प्रोसेस करता है। कंप्यूटर किस भाषा का इस्तेमाल किसी डेटा की प्रोसेसिंग करने के लिए करता है, तो अभी हमने पढ़ा कि कंप्यूटर को एक ही लैंग्वेज समझ में आती है और वो होती है बाइनरी लैंग्वेज। तो बाइनरी लैंग्वेज के द्वारा करता है, इसको याद रखिएगा। वह डिवाइस जो सीरियल डाटा को पैरेलल डेटा में बदलती है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है डीमल्टीप्लेक्सर। जो डीमल्टीप्लेक्सर होती है वो क्या करती है कि किसी भी सीरियल डेटा को पैरेलल डेटा में कन्वर्ट करती है। प्रिंटर की क्वालिटी किससे मापी जाती है, तो प्रिंटर की क्वालिटी डॉट पर इंच DPI, ये क्वेश्चन आया है तो इसको याद रखिएगा कि प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है उसे डॉट पर इंच से मापा जाता है, DPI। फिर निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश होती है, तो वो होती है डायनेमिक मेमोरी या डायनेमिक रैम बोलते हैं, जिसे DRAM भी कहा जाता है। आपने रैम के टाइप्स पढ़े होंगे, एक DRAM होता है, एक EPRAM होता है, रैम EPRAM होता है जिसमें एरेजेबल प्रोग्रामेबल रैम होता है। तो याद रखिएगा कि DRAM या डायनेमिक रैम क्या होता है, जो 1 सेकंड में कई बार रिफ्रेश होता है, बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होती है, तो वो डायनेमिक रैम होती है। फिर
बूटिंग प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा फाइल सिस्टम को चेक करता है? सीडी करता है, सीपीयू करता है, बायोस करता है या डीवीडी करता है? तो अभी हमने पढ़ा था BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये जो बायोस होता है यही जो बूटिंग प्रक्रिया होती है जिसके दौरान सिस्टम फाइल को चेक करता है। जब आपने सिस्टम को ऑन करते हैं आपने तो देखा होगा कि बूटिंग की प्रोसेस होती है वो ये बायोस के द्वारा ही होती है। फिर स्पूलर निम्नलिखित में से क्या होते हैं? तो ये क्या करते हैं? हार्डवेयर होते हैं कि प्रिंटर होते हैं कि एक प्रोग्राम जो प्रिंटिंग वर्क को मैनेज करता है या नन ऑफ दीज? तो स्पूलर वो होते हैं जो एक प्रोग्राम के प्रिंटिंग कार्य को मैनेज करते हैं। बेसिक इनपुट आउटपुट निम्नलिखित में से किस में स्टोर होते हैं? तो ये जो बायोस होता है ये किस में स्टोर होता है? ये रोम में स्टोर होता है। इसको याद रखिएगा। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। फिर थ्रेशिंग इनमें से क्या होता है? तो थ्रेशिंग क्या कहलाता है? कि जो डाटा की अदला बदली किसी रैम और वर्चुअल मेमोरी के बीच में होती है। जब जो डेटा का एक्सचेंज होता है वो किसी वर्चुअल मेमोरी या रैम के बीच में होता है तो उसे क्या कहा जाता है? थ्रेशिंग कहा जाता है। फिर आइकन्स क्या होते हैं? तो आइकन्स जो होते हैं वो चित्र कमांड होते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके के आइकन बने होते हैं अलग अलग तरीके के कि आपको जैसे ट्रायंगल चाहिए तो इस टाइप का, अगर आपको स्क्वायर चाहिए तो इस टाइप का। इस तरीके के जो आइकन्स होते हैं वो क्या होते हैं? चित्र कमांड होते हैं। इसको याद रखिएगा। फिर कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक घटक निम्नलिखित में से किस सप्लाई पर कार्य करते हैं? मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच में सूचना के माध्यम से ट्रैवल करता है। तो किस माध्यम से ट्रैवल करता है? फ्लैश मेमोरी, CMOS, बेस या वसेज? तो याद रखिएगा इसका आंसर डी है। विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? ये प्रश्न बहुत सारे एग्जाम में आया है। मिडी इसका आंसर है। जो संगीत उपकरण होते हैं उनके साउंड को कार्डों से जो पोर्ट में जोड़ा जाता है वो क्या कहलाता है? वो मिडी होता है। पेन ड्राइव को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो आपने देखा होगा USB पोर्ट में पेन ड्राइव लगाई जाती है तो इसका आंसर है USB पोर्ट। प्रिंटर को सिस्टम यूनिट के साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगर प्रिंटर को सिस्टम यूनिट से जोड़ना है तो पैरेलल जो पोर्ट होता है उसमें जोड़ा जाता है। इसको भी याद रखना है। फिर कंप्यूटर का कौन सा भाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में मदद करता है? तो डिस्क ड्राइव जो होता है, डिस्क ड्राइव में क्या करते हैं? कंप्यूटर का सारा इंफॉर्मेशन जो होता है वो स्टोरेज रहता है। फिर कंप्यूटर में पावर सप्लाई निम्नलिखित में से प्रयुक्त SMPS जो SMPS है इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। ये क्वेश्चन भी आया है। इसका फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई, इसको याद रखिएगा। SMPS का फुल फॉर्म। फिर कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति निम्नलिखित में से किस में मापी जाती है? तो जो MIPS होता है उसमें कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति होती है उसको मापा जाता है। SSC सीरियल में ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी विशेष प्रकार के संगीत उपकरण को साउंड करने के लिए कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो अभी हमने पढ़ा था मिडी जोड़ता है। ये IBPS में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको याद रखिएगा। एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक भाग महत्वपूर्ण होते हैं उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट? तो उसे कहा जाता है सिस्टम यूनिट। याद रखिएगा। एसेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहा जाता है? यह प्रश्न भी बार बार आया है। उसे कहते हैं पोर्ट। पोर्ट क्या होता है? जहां पर बहुत सारे एसेसरीज आकर जुड़ते हैं उसी को पोर्ट कहा जाता है। बिजली बंद किए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। जो रैम होता है तो वो इसी पर काम करता है, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। याद रखिएगा। फिर सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। इसको भी आपको याद रखना है। एक मिनट। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है इंस्टॉलेशन। सॉरी, डाउनलोडिंग नहीं है, इंस्टॉलेशन इसका आंसर होगा।
इसको याद रखना है आपको। फिर ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र ही निकाल लिया जाता है। याद रखिएगा, क्योंकि टेप क्या होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डाटा शीघ्र ही रिकॉल किया जाता है। ये क्या है, क्योंकि यह टेप कैसा होता है, सिक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए अभी आप। जब किसी पीसी पर, जब किसी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होता है? रैम में होता है, रोम में होता है, फ्लैश मेमोरी में होता है या सीडी रोम में होता है? तो जब भी आप किसी पर्सनल कंप्यूटर पर किसी डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होगा? तो अस्थायी रूप से वो रैम में स्टोर होगा। इसको याद रखिएगा। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको याद रखना है आपको। फिर कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है और आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण रख सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो देखिए, यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसी को क्या घुमा के पूछा गया है। पहले आपसे ये पूछा गया था कि जो चिप होती है वो किसकी बनी होती है, तो वो सिलिकॉन की बनी होती है। यहाँ पर उल्टा पूछा है कि सिलिकॉन का जो स्टोरेज का डिवाइस है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है चिप। इस तरीके से अगर आपको आंसर पता है तो कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे बन जाएगा। कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। अब ये कैश मेमोरी क्या होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण मेमोरी होती है, क्योंकि मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो गति होती है उसका अवरोध करने का काम कौन सी मेमोरी करती है? तो वो कैश मेमोरी करती है। इसको याद रखिएगा। कंप्यूटर में एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण क्या कहलाता है? देखिए, ये प्रश्न नेट में पूछा गया है, जो यूजीसी का एग्जाम हुआ था 2007 का, वो होता है डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। डायनेमिक डाटा एक्सचेंज जो होता है उसमें कंप्यूटर एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण करता है। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम्स क्या होता है, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है एक तरीके से? तो ये होता है CDRW। मतलब R फॉर रीयूजेबल और W फॉर क्या है, यहाँ पर स्टोरेज के लिए बताया गया है, ऑप्टिकल स्टोरेज। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज जो है वो होता है CDRW। इस तरीके के एब्रीविएशन के क्वेश्चन तो आपको सारे याद करने हैं, क्योंकि वो तो आपसे पूछे ही जाएंगे। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी कौन सा होता है? तो कंप्यूटर का जो बिल्ट इन मेमोरी होता है वो होता है रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। इसको तो याद रखना है। फिर फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डेटा कहाँ पर स्टोरेज रहेगा, यथावत स्टोरेज रहेगा? तो वो रहता है सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी में। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे कम एक्सेस समय पर रहती है? तो ये एमपीपीएससी में आया है, तो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी में बहुत ही कम समय के लिए रहती है वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है? तो वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है कि कितना डेटा उसमें स्टोरेज हो सकता है। एक डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने पर सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। कोई भी डिवाइस है उसमें डेटा और इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसको लोकेट करने में, उसे सीपीयू तक उपलब्ध कराने में, जब ये जो डेटा है वो स्टोरेज होने के बाद जब तक सीपीयू में आएगा तो जो समय लग रहा है वो एक्सेस टाइम कहलाता है। फिर निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो कैश मेमोरी होती है। ये भी पढ़ा था हमने, ये क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा गया है। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपना डेटा या कंटेंट को खो देती है। तो ये वोलेटाइल मतलब ही होता है अस्थायी मेमोरी, जो अपना डेटा क्या करेगी, यदि आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं और यदि लाइट गोल हो गई तो वो ऑटोमेटिकली अगर आपका जो डेटा है वो सेव नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। एक प्रोग्राम जो कंप्यूटर का उपयोग को आसान बना देता है तो वो है यूटिलिटी मतलब क्या है, आसान बन जाएगा आपका जो प्रोग्राम है। फिर प्रोग्राम में त्रुटि या गलती या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो बग। एक टर्म है बग का मतलब होता है अशुद्धि।
याद रखिएगा, यदि कंप्यूटर में कुछ गलत परिणाम आ रहा है या जो सही रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम बोलते हैं कि इसमें बग आ गया है, इसको याद रखना है। फिर अनुदेश का समूह, अनुदेश मतलब होता है इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम। हम बोलते हैं कि ये वाला प्रोग्राम रन कर रहे हैं, जब आप डॉस या किसी अन्य सिस्टम पे काम करते हैं तो उसे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें कंप्यूटर की लैंग्वेज में प्रोग्राम कहा जाता है। फिर कंप्यूटर के सभी भाग ठीक तरीके से कार्य कर रहे हैं तथा सिस्टम में लगे हुए हैं, यह सुनिश्चित किया जाता है, तो यह बूटिंग प्रोसेस के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। फिर सॉफ्टवेयर का जो प्राइमरी उद्देश्य है वो डेटा को किस में बदलना है, तो डेटा को सूचना में बदलना, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलने का कार्य सॉफ्टवेयर का होता है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया है, तो जो सॉफ्टवेयर कोड है उसमें जो भी त्रुटियां ढूंढनी है, मतलब जो भी बग है उनको ढूंढना है, तो ये प्रक्रिया डीबगिंग कहलाती है। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था कि जो भी अशुद्धि होंगी उसे बग कहेंगे, तो बग के हटाने की प्रोसेस कौन सी होगी, ये डीबगिंग होगी। सिंपल सा है ये। दो या दो से अधिक प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेसिंग की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो दो या दो से अधिक जो प्रोसेसिंग है प्रोग्राम है उनको प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया कहलाएगी मल्टी प्रोसेसिंग। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो तो आपके सिस्टम में ही ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, लेकिन जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है। तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर यूज़र एप्लीकेशन हार्डवेयर को कनेक्ट करते हुए इंटरफेस के रूप में फंक्शन करते हुए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोसेस को मैनेज करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब काम करता है। फिर ज्ञात सॉफ्टवेयर बग के लिए रिपेयर जो सामान्य इंटरनेट पर बिना चार्ज उपलब्ध कराते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे मूल स्रोत से किसी भिन्न डेस्टिनेशन पर कॉपी करने का डेटा का संरक्षण क्या कहलाता है, तो उसे हम बोलते हैं बैकअप। जैसे बैकअप प्लान करते हैं ना हम, कि यदि जैसे फ़ोन का डेटा हमको क्या करना है, किसी और फ़ोन में रखना है तो हम बैकअप बना लेते हैं, तो ये वही चीज़ है। फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बग को ठीक करने के लिए प्रयुक्त प्रोग्राम क्या कहलाता है, तो पैच कहलाता है, इसको भी याद रखना है। डॉस का फुल फॉर्म क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक डॉस है, तो ये तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक और डॉस पूछा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है डिनायल ऑफ सर्विस। उपयोगकर्ता यह कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, तो बूटिंग के दौरान प्रोग्राम की सूची देखकर पता कर सकता है। फिर यूनिक्स की भाषा मुख्य भाषा कौन सी होती है, तो ये असेंबली भाषा होती है, इसको भी याद रखना है। किसी फर्म के सभी इंस्ट्रक्शन को एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये रियल टाइम सिस्टम है, इसको भी याद रखना है। कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है, तो कंपाइलर कंप्यूटर की जो है हाई लेवल लैंग्वेज है, उच्च स्तरीय भाषा है। फिर जीआईएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, जीआईएफ का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट, जीआईएफ। फिर टर्निकी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो टर्निकी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की पूर्णता है, इसको भी याद रखिएगा। इसका प्रयोग स्क्रीन पर करते हुए चित्रों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए क्या किया जाता है, तो ये क्या है, GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसको भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम सभी स्टेटमेंट को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन के रिजल्टिंग कलेक्शन को एक नई फाइल में भेजता है, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कंपाइलर कहा जाता है। फिर कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर में बूटिंग प्रणाली नहीं हो सकती है। जो अनुदेश आसानी से समझ में आ जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें यूज़र फ्रेंडली कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में संबंध बताने की तकनीक या सुविधा क्या कहलाती है, तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में जो संबंध बताते हैं उसे बताने की सुविधा कहलाती है इंटरफेस, इसको भी याद रखिएगा। फिर किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद क्या कहलाता है,
किसी प्रोग्राम की मशीनी भाषा में किया गया अनुवाद कहलाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। याद रखिएगा इसको। जब कंप्यूटर ऑन करते हैं तो बूट रूटीन यह टेस्ट कहलाता है, तो इसे बोला जाता है POST, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। याद रखिएगा, पोस्ट का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो लाइनेक्स क्या है, एक प्रकार का हिडन टाइप सॉफ्टवेयर है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है, एक साथ मतलब एक ही समय पर, तो ये टाइम शेयरिंग है। प्रोग्राम के कंपाइलिंग से बनता है, प्रोग्राम के कंपाइलिंग से क्या बनता है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम बनता है। फिर फोर्ट्रॉन किस भाषा के लिए यूज़ किया जाता है, तो फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म होता है, साइंस के लिए यूज़ किया जाता है। लोगो तो बच्चों की लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है, बच्चों को शिक्षा देने के लिए लोगो का यूज़ किया जाता है। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये यहाँ पर साइंस तो दिया नहीं है, तो मैथ्स आएगा इसका आंसर। फिर निम्नलिखित में से पहले कंप्यूटर प्रोग्राम खालिस्तान का उपयोग करते हुए सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम बनाए गए थे, तो मशीनी लैंग्वेज का यूज़ करते हुए बनाए गए थे कंप्यूटर प्रोग्राम। जब एक ही कंप्यूटर में दो प्रोसेसर लगाए जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पैरेलल प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। बस कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। जो बेसिक भाषा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो भाषा को सरल बनाने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम बेसिक से सीख रहे हैं, सरलता से सीख रहे हैं, तो भाषा को इजी बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए बेसिक लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। कोबोल भाषा का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कोबोल फॉर सी से याद रखिए कॉमर्स, तो ये व्यवसाय से रिलेटेड है। फिर उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा मतलब हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कौन बदलता है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये दोनों का काम होता है, याद रखिएगा इसको। फिर असेंबलर का क्या कार्य होता है, असेंबलर असेंबली भाषा को मैकेनिकल लैंग्वेज मतलब यांत्रिक भाषा में बदलने का कार्य करता है। फिर अंग्रेजी भाषा के समान ही हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी है, तो यहाँ पर जो कोबेल है, जो व्यावसायिक लैंग्वेज होती है, वो कैसी है, एक हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्राम है। किसी भाषा में सर्वाधिक प्रयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है, तो वो कोबेल लैंग्वेज में संभव है। फिर फोर्ट्रॉन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नींव का पत्थर कहा जाता है, तो ये सब भाषाएं आप तब सीख सकते हैं जब आपको बेसिक लैंग्वेज आती हो, तो बेसिक लैंग्वेज को ही नींव का पत्थर कहा जाता है। फिर इंटरफेस पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है, तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है, तो जावा। याद रखिएगा, जो जावा लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर में प्रयुक्त लैंग्वेज होती है। भाषा जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है उसे क्या कहा जाता है, उसे मशीनी भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर को मशीनी भाषा ही समझ में आती है। फिर वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट, ये MPPSC क्वेश्चन पूछ चुका है कि वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट किसका उदाहरण है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज ने प्रयोग के लिए अलग रखा है वो कहलाते हैं रिजर्व वर्ड। रिजर्व वर्ड मतलब आरक्षित बोल सकते हैं इनको, कि ये प्रोग्रामिंग के लिए अलग से रखे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मशीनी इंडिपेंडेंस प्रोग्राम है, तो ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इसको भी याद रखिएगा। फिर यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से उपयोग की जाती है, तो वो वेब सर्विसेज में की जाती है। यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम वेब सर्विसेज में यूज़ होता है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं, SSC में ये क्वेश्चन आया है कि लोगो लैंग्वेज जो होती है वो बच्चों के प्रोग्राम में ही यूज़ होती है शिक्षा के लिए। क्यूरी लैंग्वेज किस जनरेशन में आती है, तो जो क्यूरी लैंग्वेज होती है वो 4th जनरेशन में आती है। सी भाषा में रिलेशन ऑपरेटर की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। सी वेरिएबल नाम से क्या शामिल नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ब्लैंक स्पेस शामिल नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें सी भाषा में कितने, तो ये लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। जावा स्क्रिप्ट का प्रथम नाम क्या था, तो जे स्क्रिप्ट प्रथम नाम था। फिर ये बेसिक ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो लगभग हमने कंप्यूटर के 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़े हैं जो फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस दिए गए थे।
और यदि आपने एक एक चैप्टर के इतने क्वेश्चंस लगा लिए तो आपके कंप्यूटर में यदि 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपसे 4 तो डेफिनेटली ही बन जाएंगे। तो चूंकि कंप्यूटर विषय से हम ऐसे तो फ्रेंडली रहते हैं, लेकिन इतना ऑब्जेक्टिव और इतना अंदर से हमें इतनी जानकारी नहीं रहती है, तो हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ के इजीली अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।